जय हिंद साथियों आज हमारे साथ हैं कर्नल सीटी आरसू साहब, जिन्होंने बहुत कुछ आर्मी मेडिकल कोर के लिए दिया है अपना सेवा काल के दौरान। उस पर तो मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन आज जैसा कि साहब मेडिकल से ही जुड़े हुए हैं, हम मेडिकल में जॉब करके आए हैं और आज मैं मेडिकल का ही मुद्दा लेके आया हूं अपने पूर्व सैनिकों के लिए और उनके आश्रितों के लिए। ECHS, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2004 के बाद जब से ECHS एग्जिस्टिंग हुआ है, तब से लेके पूर्व सैनिक और उनके आश्रित ECHS में जाते हैं। लेकिन आज ECHS के अंदर जो शिकायतें मिलती हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, अगर कोई अपने पैसे से खरीदता है तो उसका रीइंबर्समेंट नहीं होता है, इस तरह की अनेकों शिकायतें वहाँ से मिलती रहती हैं। मैं चाहूँगा कि कर्नल साहब इस पर कुछ अपने विचार रखें। क्या ये सिस्टम सही है? अगर सही नहीं है तो क्या खामियां हैं? अगर खामियां नहीं हैं तो जवान क्यों परेशान हैं? क्यों ECHS की ये प्रॉब्लमें हर रोज उठ के आ रही हैं? सर प्लीज। धन्यवाद। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS, ये सशस्त्र सेनाओं का, भूतपूर्व सैनिकों का 1950 से लेकर के मांगते रहे कि हमारे लिए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ, जो हमारे लिए सरकार उत्तरदायक है, सेना में भर्ती होते वक्त, यह कमीशन पाते वक्त सरकार के साथ ये एग्रीमेंट होता है, सर्विस काल के दौरान या रिटायर होने के बाद उनको उनकी जो हेल्थ का जो जिम्मेवारी है, उनका जो मेडिकल जिम्मेवारी है, वो सरकार निभाएगी। सर्विस काल के दौरान फ्री मेडिकल सर्विस, रिटायर होने के बावजूद भी फ्री मेडिकल सर्विस, केवल इंडिविजुअल का ही नहीं, उसका परिवार, जैसे कि उनका माँ बाप जो डिपेंडेंट है उनमें, उनकी बीवी और बच्चे जो कम उम्र के हैं, जो मेजर नहीं हैं, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आर्मी मेडिकल कोर ने ये देखा कि जो सेना में सेवारत है और जो सेवानिवृत्त है, इन दोनों जो ग्रुप हैं, इनके पर्याप्त मात्रा में, इनको संतुष्टि के साथ हम अपना हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको ये नहीं पता होता कल कितना सिक रिपोर्ट आ सकता है, कल कितना एडमिशन हो सकता है, ये कोई अंदाज नहीं लग सकता। इसके लिए प्रोविजनिंग, प्रोक्योरमेंट, हॉस्पिटल की बेड उपलब्धि, इनमें कई परेशानियां सामने आते रहे। समय बीतते बीतते एक वक्त आया कि ट्रायल के ऊपर ट्रायल करके सन 2003 में सरकार ने स्वीकार किया, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का जो उनकी जो हेल्थ स्कीम है, CGHS बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसको लगभग नकल करते हुए एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम 2003 में लागू किया। 2003 से आज तक और भविष्य में भी रिटायर होने वाले तमाम रिटायरीज को ये स्कीम कंपलसरी है, इसमें मेंबर बनना अनिवार्य है। लेकिन 2003 से पहले जो रिटायर हुए हैं, उनको अपना अपना चॉइस ऑप्शन रखा है। उस ऑप्शन में भी 96 से पहले, 1996 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनको फ्री एंट्री, 96 से 2003 तक जो रिटायर हुए हैं उनके लिए एंट्री फीस, वन टाइम कंट्रीब्यूशन उनसे लिया गया। उस वक्त तो रकम बहुत कम था। यदि अभी दाखिल होना चाहते हैं उस स्कीम में, अन्य रैंक को वन टाइम कंट्रीब्यूशन है 30,000, JCO का कंट्रीब्यूशन है 60,000 और ऑफिसर का कंट्रीब्यूशन है 1,20,000। बजट के लिए जो कमी पड़ती है वो सरकार अपने बजट से पैसा पूरा करता है। जब ये स्कीम 2003 में लागू हुआ, 500 करोड़, 503 करोड़ पैसा दे करके लगभग 350 जगह पर ECHS पॉलीक्लिनिक खुले गए, जो आज के तारीख में लगभग 500 ECHS पॉलीक्लिनिक है पूरे देश के अंदर। ये पॉलीक्लिनिक उन तमाम शहरों में है जहां 2,500 से ज़्यादा भूतपूर्व सैनिकों की
नफरी पाए जाते हैं। और भी कई नए पॉलीक्लिनिक आने की उम्मीद है। जहाँ तक परेशानियों का इस स्कीम में कमी पेशी का सवाल है, नया स्कीम होने के नाते, ये एक नया प्रोग्राम होने के नाते अनुभव को इस्तेमाल करके आर्मी मेडिकल कोर के सशस्त्र आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के DGFMS के कंसल्टेशन से ये तमाम पॉलीक्लिनिक खुला गया। अब हमारे ये मानना है जो बजट साल भर हर साल जो बढ़ाते आ रहे हैं, जितने भी बढ़ाते आ रहे हैं, वो पैसा कमी होते जा रहा है, क्योंकि हर साल रिटायर होने वालों की गिनती ज़्यादा, जैसे एक सर्विसमैन बूढ़े होते जाते हैं, जितने एज ज़्यादा बढ़ने वालों की जब गिनती हो जाती है, उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट, उनकी बजटरी रिक्वायरमेंट, उनकी माँ बाप भी बूढ़े बुजुर्ग होते हैं। इसमें थोड़ा प्लानिंग में जो है थोड़ा बहुत कमी पेशी होने की वजह समझ लीजिए कि 4,000 करोड़ रुपया सालाना मांगा, लेकिन खर्च निकला 5,600 करोड़। इनका अनुमान था कि महीने में 300 से 350 करोड़ में काम हो जाएगा, लेकिन देखा गया महीने में 500 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो गया। इसकी कारण ये बता नहीं सकते कल से अगला महीना तक कितने लोग एडमिट होंगे, कितना खर्च होगा, कई महीने में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। बजट की जो अलोकेशन, जो रिक्वायरमेंट है, वो दिन भर दिन बढ़ते जाने की कारण अभी हाल में 2019 से लेकर खास तौर पर कोरोना के टाइम काफ़ी परेशानियां हुआ। तमाम एम्पनल हॉस्पिटल बैकआउट कर गए, भूतपूर्व सैनिक बहुत परेशान हुए। दवाई इंडिविजुअलों को बोला खरीद लो, पैसा ऊपर से उपलब्ध कराने में सरकार को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। दवाई मिलने में, साथ में अस्पताल की दाखिल होने में जो भी परेशानियां था, उसको हम उम्मीद कर रहे हैं सरकार दूर करेगी। आज के तारीख में ECHS का पेंडिंग बिल है 3,800 करोड़ रुपया का तो बिल रखा हुआ जो प्रोसेसिंग में, 1,740 करोड़ रुपया का बिल तैयार पड़ा है, लेकिन पैसा MD ECHS के पास, रीजनल सेंटर के पास नहीं है। बजट एलोकेशन जो हुआ है 5,400 करोड़ के लगभग, वो मार्च के बाद अप्रैल में आएगी, लेकिन जब तक और 5,540 करोड़ सरकार उपलब्ध नहीं कराएगी, ये मारामारी, ये रोना पीटना और चलता ही रहेगा। हमें चाहिए ये जो बजट में 5,500 कुछ करोड़ दिया है, उसके अलावा और 5,540 करोड़ मिलेगा, तब जाके पेंडिंग बिल क्लियर करके भविष्य का बिल निपटेंगे। ये पैसा यदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, ECHS उस तरीके से चलेगा जिस तरीके से लोग उम्मीद कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं। साथियों, आपने सुना कर्नल CT आरसू साहब ने कितने स्पष्ट बेबाक शब्दों में बताया कि यहाँ पर सिस्टम फेलियर नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट दिया गया है वो सफिशिएंट नहीं मिला है, और उसका पूर्वानुमान जो लगाया गया था उसका आकलन सही कर नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, कब कितनी बढ़ जाएं, क्या हो जाए। इस वजह से ये जो प्रॉब्लम है, अब ये जो बजट जब एलोकेट होगा तो ये समस्याएं आगे भविष्य में दूर होंगी, ऐसा हमारा अनुमान विश्वास है। और ये साहब आपने जो जानकारी शेयर की, सभी पूर्व सैनिकों को थोड़ी संतुष्टि मिली होगी कि सिर्फ हमारा ECHS ही गलत नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से बजट आने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। यस, सही कह रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बजट पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, ये समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। ये मांग साल भर साल बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि रिटायर होने वालों की गिनती बढ़ता ही जाएगा, बूढ़े बुजुर्गों की गिनती बढ़ता ही जाएगा, इसलिए एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। तो सरकार से हम विनती कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, जो आज के तारीख में ECHS को जितना पैसा चाहिए, जो MD ECHS के माध्यम से डिमांड रखा है, उस पैसे को उनको अदा करें, ताकि जवानों को, ECHS मेंबरों को समस्याओं से अपना संतुष्ट होकर के ECHS की फ़ायदा भरपूर उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू साहब, आपने अपने जो विचार रखे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और ज़रूरत पड़ेगी कभी किसी टॉपिक पर तो फिर हम आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। उसके लिए
अभी फ़िलहाल हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद सर।